नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो बात करते हैं, तो आज हमारा जो रहेगा यह 13 नवंबर 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं। कब के हैं? 13 नवंबर 2021 में जो पूछे गए प्रश्न हैं हिंदी के, जनरल हिंदी की बात करते हैं, तो हम उसके आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात करते हैं तो यह सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप कहेंगे 12 साढ़े 12 बजे से जो शिफ्ट हुई थी, कब से तक? 2:02 बजे तक। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बात करते हैं तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 40 रहेगी, और इसमें टोटल हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं तो इससे पहले हमने कई वीडियो जो है कई क्वेश्चन जो सॉल्व कर दिए हैं प्रीवियस ईयर का। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन से है? मागधी अपभ्रंश से पूछा गया है। तो देखिए, मागधी अपभ्रंश से बंगला या फिर बंगाली भी कहा जाता है। यह किससे है? तो आप कहेंगे मागधी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ब्रज भाषा किससे संबंधित? आप कहेंगे शौरसैनी से। किससे है? शौरसैनी से। शौरसैनी अपभ्रंश से है। अवधि की बात करते हैं तो अवधि किससे है? तो आप कहेंगे अवधि की बात करेंगे तो अर्धमागधी हो जाएगा। ठीक है, अर्धमागधी हो जाएगा। और बांगरू की अगर हम बात करते हैं तो बांगरू जो है शौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी कहेंगे आप शौरसैनी के अंतर्गत ही आएगा बांगरू। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपसे, इसमें पूछा गया है परंपरा से चली आ रही है बात, कह रहा है परंपरा से चली आ रही बात इनमें से उस उक्ति के लिए कौन सा शब्द है? जो परंपरा से चली आ रही बात, उसके लिए एक शब्द में अगर कहने की बात होएगी तो उसे क्या कहेंगे आप? अनुश्रुति कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देख लीजिए। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से बताना है शुद्ध शब्द कौन है, बताइए थोड़ा से। चलिए, शुद्ध शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए, अध्येता हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे अध्येता का जो वर्तनी होता है, बिल्कुल डी वाले ऑप्शन में वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा गया है। अ रहेगा, आधा ध ये ता, अध्येता हो जाएगा। ठीक है, जो वर्तनी की दृष्टि से हमें बताना था, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। चलिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द दिए गए हैं? तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? आंख की बात करते हैं तो आंख हमारा तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव है, तद्भव है। और इसी का तत्सम दिया गया है, क्या है? अंक है। अंक क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अंक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है? तो आप कहेंगे आंक होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। गद्यांश के प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। देखिए, चलिए थोड़ा सा और छोटा, इसमें बताया गया है कि प्राचीन काल के जनक महाराजा विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। ठीक है, मिथिला नगरी के राजमहल के आसपास आसपास 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटिया थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज चलाते हैं मानो स्वयं परंपरा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंधन करते हैं, शत्रुओं का पता करते हैं, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते हैं, और इतना सब कुछ करने पर भी वे सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। इसलिए उन्हें राजा जो है, इसलिए उनको जो है विदेह जनक कहते थे। ठीक है, यह हो गया आपका गद्यांश। अब हम बात करते हैं। देखिए, प्रश्न हमसे पूछा क्या गया है। पहले प्रश्न में पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार बताना है महाराजा जनक का शौक क्या था। तो महाराजा जनक का हमने शौक देखिए यहाँ पढ़ा था कि उनको बताते हैं। शौक क्या था?
सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। तो आप क्या कहेंगे? फकीरी का शौक। बी वाले ऑप्शन में आपको मिल गया है, तो आप बी वाला लगा के आगे बढ़िएगा। आगे बात करते हैं। अब हमसे इसमें पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश महाराजा जनक को परमात्मा से कैसा संबंध था? आप कहेंगे परमात्मा से जो है विनम्र सेवक का था। 7वां प्रश्न है, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते हैं? सब कुछ करने के बाद राजा जो है सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न है, चलिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि बांधा था विदुर को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से? यह दिया गया है, इसमें हमसे अलंकार पूछा गया है। कह रहा था बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? तो आप कहेंगे इसमें बातें को बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा की अगर हम बात करते हैं, उत्प्रेक्षा की क्या पहचान होती है? तो आप कहेंगे इसमें जो है मनु मानो, क्या दिखाई देगा? मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, यह सब इसकी पहचान होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की क्या पहचान होती है, तो आप कहेंगे यह चिपका हुआ अर्थ होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ देते हैं, एक ही शब्द होता है वह चिपका अर्थ होता है। तो आप कहेंगे एक शब्द अगर दिखाई देगा तो उसके अलग अर्थ भी दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची क्या है? सरिता नदी को कहते हैं, निम्नगा नदी को कहते हैं, और इसकी बात करते हैं आपगा जो है नदी को ही कहते हैं, लेकिन आपदा नहीं कहते हैं। ठीक है, आपदा क्या कहेंगे? आपदा किसका होता है? आपदा से कहेंगे आप विपत्ति हो जाएगा, विपत्ति होता है। और क्या कह सकते हैं आप? विपत्ति के साथ साथ प्रलय भी होता है। थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, प्रलय लिख सकते हैं, प्रलय भी होता है। दुर्घटना भी कह सकते हैं, दुर्घटना हो जाएगा। और बात करते हैं क्या? आपदा, प्रलय, विपत्ति, दुर्घटना, विपत्ति की बात करते हैं। विपत्ति, इसको देखिए विपत्ति, छोटी की मात्रा। ठीक है, विपत्ति हो जाएगा। यह होता तबाही भी कह सकते हैं। यह सब किसका हो जाएगा? आपदा का होता है। चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से कह रहा है कि समष्टि का विलोम हमें बताना है। समष्टि की बात करते हैं तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? तो देखिए सूफी कवि की अगर बात की जा रही है तो आप कहेंगे मुल्ला दाऊद थे। कौन थे? मुल्ला दाऊद थे। इनकी एक रचना है जो अक्सर पूछी जाती है मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? अगर हम बात करते हैं चंदायन, चंदायन इन्हीं की रचना है, यह पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, मुल्ला दाऊद का है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है अनुस्वारों का उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुस्वार जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान आप कहेंगे नाक और मुंह से बोले जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रादसी है? किस रचना की पृष्ठभूमि में जो है सांप्रदायिकता की त्रादसी है? तो आप कहेंगे यह तमस की बात हो रही है। तमस के लेखक कौन है? अगर तमस के लेखक की बात करते हैं तो भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा है? भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है बीती विभावरी जाग रे, अंबर पनघट में डुबो रही है, तारा तारा घट उषा नगरी। बताइए इसमें अलंकार हमसे पूछा गया है, बहुत बार इसमें पूछा गया है, तो आप कहेंगे यह रूपक अलंकार का एक उदाहरण होता है। रूपक अलंकार की बात करते हैं तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहाँ उपमेय को जो है उपमान के रूप में देखा जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, इसका एक उदाहरण होता है मैया मैं तो चंद खिलौना लाई हूँ, मैया मैं तो चंद
खिलौना लई हो, चंद्र खिलौना। भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है, इसमें चंद्र की बात करते हैं तो यहाँ चंद्रमा इसे माना जाता है। क्या होता है? चंद्रमा खिलौना की बात हो रही है, तो वही होता है रूपक अलंकार। अगर हम बात कर लेते हैं अगले की, देखिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात की जा रही है। मुंशी प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? मुंशी प्रेमचंद द्वारा कौन सी पत्रिका लिखी गई है? तो आप कहेंगे इनके द्वारा जो लिखी गई है वह हंस है। हंस के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद। आगे बात कर लेते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है? किस पत्रिका का संपादक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं? रंगीला है, मतवाला है, सुधा है, समन्वय है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर बात करते हैं तो इनकी पत्रिका है कौन सी? समन्वय। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, खेत रहना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। खेत की रखवाली करना, खेत में काम करना, वीर गति पाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे कह रहा है खेत रहना, तो खेत से संबंधित हमारा जितने भी ऑप्शन होते हैं यह नहीं होता है। जैसे इसमें खेत की रखवाली करना नहीं होगा, खेत में काम करना नहीं होगा, वीर गति पा जाना यह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 17 के बाद। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें अब आपसे पूछा गया है कि भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? जीएस का प्रश्न है। भाषा के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले गठन किया गया था? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश का किया गया था। कब किया गया था? तो आप कहेंगे 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। भाषा के आधार पर पहला गठित जो राज्य है वह कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में इसकी जो है गठन किया गया था। आगे हम बात कर लेते हैं चंदायन। देखिए पूछ लिया गया है चंदायन इनमें से लोक कथा किस पर आधारित है? चंदायन लोक कथा किस पर आधारित है? इसके लेखक की बात कर लेते हैं तो मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद इसके लेखक हैं चंदायन की। अगर हम बात करते हैं इसमें हमसे पूछा गया है लोक कथा जो है किस पर आधारित है? कह रहा है कि चनैनी। चनैनी की अगर हम बात करते हैं जो चंदायन लोक कथा है यह आधारित की अगर बात करते हैं तो इसमें नायक हैं लोरिक। लोरिक और कौन है? लोरिक प्लस चंदा के प्रेम कथा के बारे में बात की गई है। लोरिक और चंदा के प्रेम कथा के बारे में लिखे हैं मुल्ला दाऊद चंदायन लोक कथा में। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है शत्रु का पर्यायवाची है? शत्रु मतलब दुश्मन। अब दुश्मन का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो आप कहेंगे एक तो अरी हो जाएगा। अरी क्या होता है? दुश्मन भी लिख सकते हैं, दुश्मन। दुश्मन के साथ साथ और क्या होता है? रिपु होता है। अरी, अरी तो दिया ही गया है। बैरी भी होता है। बैरी जब हो जाएगा तो आप कहेंगे विपक्षी भी हो जाएगा, दुश्मन इसको भी कहते हैं। विपक्षी हो जाएगा तो आप कहेंगे विरोधी भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? विरोधी भी हो जाएगा, दुश्मन को कहा जाता है। ठीक है, तो यह सब क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे शत्रु के पर्यायवाची दिए गए हैं। चलिए, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना अर्थात अत्यधिक प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। ठीक है, नाक का बाल होना। आगे की हम बात कर लेते हैं। चलिए, कह रहा है इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। बादल की पर्यायवाची की बात करते हैं तो यह नीरद दिया गया है। बादल की पर्यायवाची नीरद। नीरद के साथ साथ आप कह सकते हैं बादल होता है, बादल होता है, और क्या हो जाएगा? मेघ भी होता है। मेघ की बात करते हैं घन भी होता है। घन मतलब बादल भी होता है। जलद भी होता है। जलद के साथ साथ वारिद भी होता है। यह सब आप कहेंगे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे।
आगे की अगर हम बात करते हैं तो आपसे इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे ऊष्म और संघर्षी व्यंजन तीनों स होते हैं, स, मूर्धन्य स, छोटा सा और यह ह। यह सब चारों जो होते हैं यह ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिसमें से एक दिया गया है कौन सा, ह, तो आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, बहुवचन कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्राण जो दिया गया है यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माता का अगर बहुवचन बनाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, माताएं होता है, क्या हो जाएगा, माताएं हो जाएगा। लड़का की बात करते हैं तो लड़के इसका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, किताब की अगर हम बात करते हैं तो क्या बहुवचन होता है, किताबें हो जाएगा। किताब का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे किताबें हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से सही शब्द कौन सा है। सही शब्द हमें बताना है वर्तनी की दृष्टि से। कृतज्ञ जो लिखा गया है बिल्कुल पहले वाले ही ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा गया है। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तालु से अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। एक कंठ होता, पहला कंठ की बात करते हैं तो इसमें क वर्ग के सभी वर्ण आ जाते हैं। क वर्ग एक होता है, कंठ के बाद तालु होता है। ठीक है, तालु हो जाएगा, तालु में आता है आपका च वर्ग, फिर उसके बाद आता है कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा में आपका आएगा ट वर्ग, फिर उसके बाद मूर्धा के बाद आएगा आपका दंत, दंत से द वर्ग याद करेंगे, दंत से दांत से बोलने वाला द वर्ग हो, द वर्ग अर्थात ता वर्ग लिखें तो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, ता वर्ग। दंत के बाद क्या होता है, ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ से आप कहेंगे प वर्ग हो जाएगा। कौन सा, प वर्ग। तो हमसे पूछा क्या गया था, तो आप कहेंगे तालु से हमसे पूछा जा रहा है, तो तालु से हमारा कौन सा हो जाएगा, च वर्ग का पूरा अक्षर आते हैं। तो च वर्ग का कौन सा, ट तो हमारा नहीं हो जाएगा, ट हमारा किस में आएगा, तो आप कहेंगे मूर्धा में आएगा। ठीक है, ग हमारा कंठ में आएगा, यह भी नहीं होता है। ज की बात करते हैं, च छ जा, ज हमारा दिया गया है तालु वर्ग का। माँ की बात करते हैं वोष्ठ में बोला जाएगा। चलिए आगे की अब बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द दिया गया है तत्सम है। तत्सम शब्द हमें बताना है, पंख, पारा, पवन, पकवान। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द जो दिया गया है पवन, आप कहेंगे तत्सम शब्द है। अगर इसके तद्भव की बात करते हैं, तद्भव की अगर हम बात करते हैं तो इसका तद्भव क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका तद्भव हो जाएगा वायु, वायु या हवा। पवन का तद्भव क्या होता है, तो आप कहेंगे वायु हो जाता है। अब इसमें पूछा गया है रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो आप कहेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा कहा गया है कि रीति काल को श्रृंगार काल भी माना जाए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। 29 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था, तो आप कहेंगे मलयालम भाषा के लेखक को मिला था। ठीक है, रचना कौन सी थी, तो आप कहेंगे मलयालम में पहले मिला था मलयालम भाषा के लिए। और रचना की अगर हम बात करते हैं ओडक्कू, इसका थोड़ा सा नाम भी अजब के जब है, क्या है, ओडक्कू झल। ठीक है, यह इनकी पहली रचना है जो कि मलयालम भाषा में लिखी है, जिसे बांसुरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए इन्हें पहले, और लेखक की बात कर लेते हैं, इसके लेखक कौन है। अगर लेखक की बात की जाएगी तो लेखक हैं जी शंकर कुरूप द्वारा, शंकर कुरूप द्वारा लिखा गया है ओडक्कू झल, जिसे बांसुरी भी कहते हैं। यह पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा में दिया गया था। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की है। कह रहा है कि
हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आप कहेंगे भारोपी परिवार की भाषा है, जो सबसे अधिक बोली जाती है। लगभग कितना कहेंगे आप? 73% बोली जाती है। ऑस्ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो यह बोला जाता है 1.3%। द्रविड़ की बात करते हैं तो यह बोला जाता है 25%। और बात करते हैं चीनी या तिब्बती की बात करते हैं तो यह बोला जाता है 0.7%, 0.7% बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन है? भारोपी परिवार की भाषा है। चलिए, इसमें हमसे पूछा गया है इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि जो है आंचलिक है? किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? इसकी बात करते हैं तो मैला आंचल हो जाएगा। कौन सा है? मैला आंचल। लेखक कौन है मैला आंचल के? मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ। कौन है? फणीश्वरनाथ। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे फणीश्वरनाथ जी हैं। और हम बात करते हैं कुरु कुरु स्वाहा की बात करते हैं तो यह किसने लिखा है? कुरु कुरु स्वाहा की बात करते हैं तो मनोहर श्याम जोशी लिखे हैं। कौन है? मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया है। कौन? कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनमें से भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा? भूगोल का विलोम खगोल होता है, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। 33 नंबर का प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सभी को पता है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे पुरुषवाचक हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, एक होता है निजवाचक हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, निजवाचक, निश्चयवाचक, फिर उसके बाद संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक, और एक और होता है आपका कौन सा होता है? तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक। यह होते हैं सर्वनाम 6 आपके। और जो इसमें बताया गया है पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा जाता है। पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 33 के बाद देखिए 34 नंबर का प्रश्न है। हमसे पूछा गया है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या कुल 33 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। लेकिन अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल द्वारा अगर पूछा जाएगा इनके अनुसार टोटल कितने होते हैं संचारी भाव, तो आप कहेंगे इनके अनुसार 34 होते हैं। लेकिन वैसे पूछा जाएगा संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 34 हो जाएगी। चलिए, 35 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि जिनका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जिनका जन्म पहले हुआ होता है उसे अग्रज कहते हैं, जो बड़ा भाई होता है। ठीक है, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे कहते हैं अनुज, छोटा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है वीर रस इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? वीर रस में ओज की प्रधानता रहती है। ठीक है, किसकी? ओज की प्रधानता रहती है। आगे हम बात करते हैं 36 के बाद देखिए 37 नंबर के प्रश्न में आर्द्रक की बात करते हैं। तो आर्द्रक का हमसे तद्भव पूछा गया है। आर्द्रक हमारा तत्सम शब्द दिया गया है, इसका तद्भव जो हो जाएगा अदरक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर का प्रश्न है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो कौन सा वर्ण जो है पंचमा अक्षर होता है? पंचमा अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो जो आप कहेंगे वर्ग के जो लास्ट वाले पंचमा अक्षर हो है वही हमारे होते हैं। जैसे प फ ब भ म, प फ ब भ और म, यह जो लास्ट वाले आते हैं इन्हें कहा जाता है पंचमाक्षर। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? तो आप कहेंगे माँ हो जाएगी। इसकी बात करते हैं उच्चारण स्थान का, तो यह ओष्ठ से बोले जाते हैं। आगे हम बात करते हैं तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। 40 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए
इसमें कह रहा है इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आसमान का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। रसाल होता है, रसाल तो आम का पर्यायवाची होता है, तो यह तो हमारा नहीं होता है। व्योम हो जाएगा, आसमान का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है यहाँ आज हिंदी का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम बात करते हैं अगला जो है फिर एक दिन का अलग, और हमने कौन सा 13 तारीख का हम पेपर हमने देखा ना, इसके बाद का जो पेपर हुआ है हम लोग अगले वीडियो में इसको शामिल करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।